जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, संविधान की क्लासेस आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं और आप भी उन क्लासों को समझ कर पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3 क्लास आपकी हो गई हैं। आज आपकी संविधान की क्लास 4 होने वाली है। आज हम संविधान की क्लास 4 में संविधान सभा को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान सभा पढ़ने वाले हैं आज हम, क्लास 4। जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको बताया था कैबिनेट मिशन के बारे में कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। 24 मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, जब ये भारत आया तो इसकी जो बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कैबिनेट मिशन की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? देख लीजिए, कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। ठीक है, इसकी जो बैठक हुई थी, कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव हर किसी ने रखा था वो कहाँ पर रखा था? दिल्ली में। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन आपके समझ आ गई थी अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बता दूं, संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे वो कितने थे? 389। ये कुल सदस्य हैं। कौन है? कुल सदस्य। कैबिनेट मिशन के मैंने आपको कल अध्यक्ष बताए थे और 2 अन्य मंत्री भी बताए थे, 2 अन्य सदस्य भी बताए थे, मंत्री नहीं, 2 अन्य सदस्य। ठीक है, कैबिनेट मिशन के जो आपके अध्यक्ष थे वो सर पेंथिंग लॉरेंस थे, जो कि भारत के सचिव थे। और 2 अन्य सदस्य की बात की जाए तो एबी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे, और दूसरे की बात की जाए तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। यहां तक आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। कितने थे? 389। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। इन 389 सदस्यों में से देख लीजिए 296 सदस्य ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे। आप इनको 296 सीट बोल सकते हैं। भाई, एक सीट पर एक सदस्य है तो 296 सीट। ठीक है, समझ गए ना? 296 सीट हो गई यहाँ पे। 389 सीटों में से 296 सीटें आपके ब्रिटिश प्रांतों के पास थी और जो 93 सीटें थी वो देशी रियासतों के पास थी। देशी रियासतें ये क्या है? यहाँ पे राजा, महाराजा, नवाबों का शासन चलता है, यही आपकी देशी रियासत है। अब बात कर लेते हैं 296 सीटों में वोट कितने गवर्नर कर सकते थे? तो देख लीजिए, 292 गवर्नर प्रांत थे जो कि वोट कर सकते थे। 292 सीटों पर यहां पर इलेक्शन हुआ। अब बात करते हैं, 4 थे आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत। इनमें कौन कौन आते थे? कुर्ग, जिसको आज बोला जाता है कर्नाटक, और आपका मारवाड़, जिसको आज बोला जाता है अजमेर, दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान। यहां तक आपके चीजें क्लियर हुई। यहां देखो 4 सीटें थी, एक एक सीट इनके पास थी, तो ये यहां से अपना वोट यहां पहुंचाते थे। ठीक है, समझ गए ना? ये कंडीशन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 292 सीटें थी, इनके लिए कितने ऐसे प्रांत थे जो यहाँ वोट दे सकते थे? उनको भी आपको पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है कि उनको आप छोड़ दें। तो देखो, ये थे आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास, सिंध, असम,
और मध्य प्रांत दिख रहा है ना आपको, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमाई। गिन लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और रह गया है आपका, और पंजाब। समझ पा रहे हो ना, ये जो 11 प्रांत थे, ये जो 11 प्रांत थे, कितने प्रांत थे ये, 11 प्रांत। यहां 11 प्रांतों से 292 सीटें भरी जाती थी। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। यहाँ पर 4 प्रांतों से 4 सीटें भरी जाती थी, यहाँ पर 11 प्रांतों से ये पूरी 292 सीटें भरी जाती थी। मैंने आपको कल की क्लास में इतना बताया था और आपने हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, अभी हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन भारत कैसे आया, किस प्रकार आया, उसका उद्देश्य क्या था। अब देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे भी करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको समझने होंगे, अगर मैं नहीं समझाऊंगी ना तो आप हमेशा कंफ्यूज रह जाओगे। जैसे इसमें हो गया आपका असेंबली, अब आप लिख के बैठ गए, उससे मतलब नहीं है, समझना भी पड़ेगा आपको। जब तक किसी भी चीज को समझेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। अब 296 लिखा है मैंने, इनका चुनाव हुआ, किस तरीके से हुआ, जब आपको वही नहीं पता तो फिर आप चुनाव कैसे करा लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो उस टाइम 296 सीटों पर हुआ था इलेक्शन, 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ और 93 सीटें नवाबों की थी, देशी रियासतों की थी, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन इलेक्शन हुआ 296 सीटों पर। ये ब्रिटिश प्रांतों की सीटें थी, ये आपको भी पता है। अब बात कर लेते हैं कि चुनाव कब हुआ। जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में करा लिया गया था चुनाव। चुनाव किस तरीके से हुआ था? क्या जनता ने इस चुनाव में भाग लिया? नहीं, ये जो चुनाव था प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे आज हम लोग जनता लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वोट कर सकते हैं ना आसानी से, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में कराया गया और चुनाव का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो कब आया था? अक्टूबर नवंबर 1946 में ही आ गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं। ये जो चुनाव है किस प्रक्रिया द्वारा कराया गया? एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आपका चुनाव कराया गया। इस चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि इस पद्धति द्वारा चुनाव कराया गया, पेपर में प्रश्न पूछा गया है ये वाला। ठीक है, अब आप देख लो, प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के द्वारा चुनाव हुआ था। ये प्रांतीय असेंबली क्या है? असेंबली देखो, जैसे कि अभी हमने पढ़े थे 296 सीटों पर 292 तो आपके जो 11 प्रांत थे वो 292 सीटें भर रहे थे, है ना, जिसमें बम्बई, मद्रास, उड़ीसा आदि ऐसे 11 प्रांत थे। तो ये उसी की बात कर रहा है, तो ये उसी की बात कर रहा है कि जो प्रांतीय असेंबली के सदस्य थे, ये वाले 4 तो चीफ कमिश्नरी थे, है ना, ये गवर्नर प्रांत थे। 11 जो आपके गवर्नर प्रांत थे, फिर से बता देती हूँ, मद्रास, बम्बई, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत जैसे आपके 11 प्रांत थे। केवल यही 296 सीटों को भर सकते थे। ठीक है, समझ गए ना, ये कंडीशन समझ आई? ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अभी तो दीदी आपने 292 बताया, बिल्कुल ये भी आएंगे, जो आपके 93 वो थे ना देशी रियासत, वो भी आएंगी,
परेशान ना हो, उनको भी लेके आया जाएगा। प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। 296 सीटों पर हुआ था चुनाव और वोटिंग किसने की? इन 11 प्रांतों ने, जो कि अभी हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया। ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है, इसको भी तो समझना होगा। ठीक है, जो केवल मुस्लिमों एवं सिखों के लिए था। जैसे कि बता दूं, जैसे मद्रास की बात कर लेते हैं, चुनाव हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर कोई मुस्लिम खड़ा है ना इलेक्शन में, तो उसको वोट मुस्लिम ही देगा, ऐसा नहीं कि सिख दे दे, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई इलेक्शन के लिए सिख खड़ा है तो वोट उसका सिख ही देगा, मुस्लिम नहीं देगा। इसको बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, इस वाली कंडीशन में, चुनाव वाली कंडीशन में सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया। मतलब मुस्लिम खड़ा है तो मुस्लिम ही वोट देगा, सिख खड़ा है तो सिख ही वोट देगा। अगला पॉइंट देख लो, तीन प्रमुख समुदाय अभी पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ अभी थोड़ी जगह नहीं थी। जब तक इस पॉइंट को आप देख सकते हो, 3 प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित रखी गईं, रिजर्व रखी गईं सीटें। वो समुदाय कौन कौन से हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, 3 प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गईं। ठीक है, तो वो 3 समुदाय कौन कौन से हैं? सीटें इस रूप में आपकी आरक्षित की गई थी, सामान्य, सिख और मुस्लिम। ठीक है, ये 3 समुदाय हैं, भूल मत जाना, सामान्य, सिख और मुस्लिम, ये आपकी समुदाय हैं। इनके आधार पर सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये तो आपको पता है, जितनी भी 2 से 3 क्लास हुई हैं उसमें यही तो पॉइंट कराया है मैंने। अब आप देख लीजिए, राज्यों को दी जाने वाली सीटें उनकी जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। मतलब कि जो भी सीटें राज्यों को दी जाएंगी वो जनसंख्या पर डिपेंड करेंगी कि कितनी जनसंख्या है। उस जनसंख्या के हिसाब से हम उस राज्य को उतनी सीटें दे देंगे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर तो 1 सीट दी जाएगी। अगर कहीं 21 लाख जनसंख्या हो रही है, समझ रहे हो ना, 21 लाख, तो वहाँ 2 सीटें बन जाएंगी। ऐसा नहीं कि वहाँ आप 3 सीटें दे दो, 1 लाख की तो एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं, तो उधर 2 सीटें दे देंगे हम। ठीक है, इस प्रकार। अब आप देख लीजिए, चुनाव में जो सीटें थी वो किस पार्टी के पास कितनी सीटें थी वो भी तो पता होना चाहिए। कांग्रेस के पास 208 सीटें थी, मुस्लिम लीग के पास 73 सीटें थी। सबसे मजबूत कांग्रेस था, उसके बाद मुस्लिम लीग, है ना। यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट पार्टी के पास 1 सीट थी, अभी जगह नहीं है, अभी हमको और पढ़ना है। ठीक है, चुनाव में 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के पास 208 सीटें थी, मुस्लिम लीग के पास 73, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट के पास 1 सीट थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पास भी 1 सीट थी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी के पास 1 सीट थी, प्रजा कृषक पार्टी के पास 1 सीट थी, सिख, ऐसे सिख जो नॉन कांग्रेस थे, है ना, जो कांग्रेस के अंतर्गत नहीं आते थे, उनके पास 1 सीट थी, और कम्युनिस्ट पार्टी के पास 1 सीट थी। ठीक है, अभी आपका एक और रह गया है, इसको आप लिख लीजिए। यूनियनिस्ट पार्टी के पास 1 सीट थी। 1-1 सीट वाली कितनी पार्टियां हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी पार्टियां हैं जिनके पास 1-1 सीट हैं? 7 पार्टी हैं। अब बात कर लेते हैं कि निर्दलीय किसको बोला जाता है, कि निर्दलीय किसको बोला जाता है? मतलब उनको बोला जाता है जो किसी भी दल के ना हो। निर्दलीय उनको बोला जाता है जो किसी भी दल के ना हो। ये कितने लोग थे? 8 लोग थे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों बहुत सारे स्टूडेंटों ने पॉलिटी को पढ़ा होगा, लेकिन ये वाली जो चीज़ है बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का चुनाव कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ,
वो हमारे संविधान में कैसे आए, ये आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो आज आप पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए। इनका चुनाव कैसे हुआ? जोगेंद्र नाथ के कहने पर। किनके कहने पर? जोगेंद्र नाथ के कहने पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की फुल फॉर्म है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जोगेंद्र नाथ के कहने पर बी आर अम्बेडकर ने पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा। कहां से लड़ा चुनाव? पूर्वी बंगाल से। अब देखो, स्वतंत्रता के बाद जो ये पूर्वी बंगाल था पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो फिर ये संविधान सभा में नहीं आ पाए क्योंकि ये जो था पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद के कहने पर फिर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसके कहने पर पूना सीट पर चुनाव लड़ा? पूना से चुनाव लड़ा, तो राजेंद्र प्रसाद के कहने पर, क्योंकि वो चाहते थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान में आए। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ गए संविधान में, लेकिन एक कंडीशन है, एम आर जयकर इनसे दिलवा दिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने त्याग पत्र, कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, यहाँ पर बी आर अम्बेडकर लड़ेंगे इलेक्शन, और वो वहां से जीत भी गए। भाई उन्होंने पूना से इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए, और फिर वहीं से वो आ गए संविधान सभा में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से आए? तो ये पूना से आए, पूना सीट से जीत कर आए थे। इनको कौन लेकर आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर जब बी आर अम्बेडकर आए थे, उसके पहले जो भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर किसने त्यागपत्र दिया? तो एम आर जयकर ने त्यागपत्र दिया। फाइनली अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का करा लिया गया था गठन। और किसके अनुसार या किसके आधार पर यह गठन किया गया? फ्रेंच प्रथा के अनुसार। ठीक है, मतलब अंग्रेज जाते जाते भी संविधान में अपना कुछ ना कुछ छोड़ गए। फ्रेंच प्रथा के अनुसार गठन हो गया 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब इसकी जो बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में बैठक हुई थी। किस स्थान पर? वर्तमान में जहाँ पर संसद की बैठक होती है वहीं दिल्ली में हुई थी, केंद्रीय कक्ष में, जहाँ संयुक्त अधिवेशन होता है संसद का। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा तथा राज्यसभा भाग लेते हैं। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकती, है ना, क्योंकि आप पेपर लगाओगे ना, मॉक टेस्ट लगाओगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, कहीं ना कहीं से आपको यहाँ से या जितनी भी क्लास पढ़ाई हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अवश्य एक बार पेपर को देखें, जिससे आपको पता लगे कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो सच में पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से पेपर को अवश्य देखें। जैसा कि आप समझ गए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में करा ली गई। अब बैठक तो हो गई, लेकिन ये जो पहली बैठक है किसके सुझाव पर हुई, किसके सजेशन पर हुई? तो ये सुझाव दिया जेबी कृपलानी ने कि भाई संविधान सभा की बैठक होनी चाहिए, और ये सुझाव किसने दिया? जेबी कृपलानी ने। अब बात कर लेते हैं कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, अस्थायी, ठीक है, परमानेंट नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे, वो कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी सदस्य या वरिष्ठ अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? आचार्य जेबी
कृपलानी ने। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में, फ्रेंच प्रथा के अनुसार। संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में, दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में। केंद्रीय कक्ष जहां आज भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 389 सदस्यों की। कुल सदस्य तो 389 थे, लेकिन इस बैठक में सिर्फ भाग लिया 211 सदस्यों ने। और विरोध किस किसने किया ये भी बताते हैं। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था कि संविधान बन तो रहा था, बैठकें भी हो रही थी, लेकिन विरोध भी चल रहे थे। विरोध किस वजह से चल रहे थे देख लो। जो मुस्लिम लीग थी वो कह रही थी कि हमको भाई भारत में नहीं रहना, धर्म के आधार पर कर दीजिए बंटवारा। ठीक है, हमको चाहिए एक अलग देश जिसका नाम हम पाकिस्तान रखेंगे। तो इस वजह से यहाँ विरोध हुआ। देशी रियासत टेंशन में, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे और नवाब थे उनका जो शासन चल रहा था वो तो ऐसे चल रहा था जैसे कि राजा का बेटा ही बनेगा नवाब। ठीक है, तो ये भी टेंशन में थे कि कहीं भारत डेमोक्रेसी ना बन जाए। दोनों ही टेंशन में थे, इसको चाहिए था अपना पाकिस्तान और इसको भी ये टेंशन थी कि भारत कहीं डेमोक्रेसी ना बन जाए, भारत का एक अलग संविधान ना बन जाए, कानूनी तौर पे जो रूल्स होंगे फिर देशी रियासत भी उसको मानेगी, ये कहाँ जाएगी, है ना। तो मतलब संविधान इसी वजह से बनाया जा रहा था। इन दोनों को हो रही थी बहुत ज़्यादा टेंशन। ठीक है, अब आप देख लीजिए संविधान सभा की जो प्रथम वक्ता थे, फर्स्ट स्पीकर, वो कौन थे? एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। संविधान सभा की पहली बैठक आपने पढ़ी, अब आप पढ़ लीजिए दूसरी बैठक। पहली बैठक में जो अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, 2 दिन बाद फिर बैठक हुई, 2 दिन बाद फिर बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में ही बैठक हुई। ठीक है, यहाँ पर संविधान निर्माण के लिए ठोस कदम उठाए गए और यहाँ पर स्थायी सदस्य नहीं, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि परमानेंटली बन गए थे संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष। अब बात कर लेते हैं उपाध्यक्ष कौन बने? HC मुखर्जी बने थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? BN राव बने थे। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम तीसरी बैठक से स्टार्ट करेंगे और जो भी पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ के आइएगा। लाइव सेशन में पूछूंगी। और वीडियो कैसी लगी, संविधान समझ आ रहा है ना? वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।